बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें आज हमारे पास। पहली खबर, एक जनरल ने इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर दिया और ये किस मौके पर किया गया है, ये जनरल कौन है और क्या इन्होंने अपने पैगाम में कहा है, अपने प्रोग्राम में, ये तफसीलात हम शामिल करेंगे। और राय साहब आपको ये बता दें कि एक जासूस बनिगाला के अंदर और इस जासूस से जुड़ी हुई दो खबरें हैं हमारे पास, जिस पर हम तफसील से बात करेंगे और बताएंगे कि अब क्या इंकिशाफात किए गए इस जासूस की जानिब से और ये किसके लिए जासूसी करता था और इसके बदले में इसे क्या देने का वादा किया गया। और फिर खान साहब ने आज एक इंकिशाफ किया है। खान साहब ये कहते हैं एक एम्पायर के हवाले से कि वो किसी गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब ये गिरोह कौन सा है और ये एम्पायर किस तरफ इशारा उन्होंने करवाया है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर राय साहब एमक्यूएम के हवाले से भी कुछ खबरें मेरे पास हैं और इसको भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले, पाकिस्तान के एक जनरल ने इमरान खान की हिमायत का ऐलान किया और राय साहब जिन अल्फाज में हिमायत का ऐलान किया है वो ये कहते हैं कि इमरान खान की हिमायत वक्त की जरूरत है। यानी वो पाकिस्तान की आवाम को बता रहे हैं कि जो शख्स इमरान खान के साथ नहीं खड़ा होगा वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा। और इमरान खान का साथ देना पाकिस्तान की आवाम का साथ देना है। और ये बात उन्होंने एक मीटिंग जो हुई, कॉर्नर मीटिंग थी, एक जगह पर खिताब कर रहे थे, एक पीटीआई का उम्मीदवार है उसकी हिमायत के ऐलान के वक्त उन्होंने किया और अब ये निकल पड़े हैं उस उम्मीदवार की कैंपेन भी करेंगे और लोगों को मोबिलाइज भी करेंगे। राय साहब इस जनरल के हवाले से हमें बताएं, ये जनरल कौन से हैं और जो हिमायत का ऐलान किया गया, क्योंकि इनका जो ओहदा था और जिस तरह बड़ी पोजीशन पे ये इन्होंने काम किया, यकीनन एक मैसेज तो गया होगा, पाकिस्तान की आवाम को भी जा रहा है, उस हल्के में भी जा रहा है और फिर ताकतवर हल्कों को भी एक पैगाम पहुंच गया है इन जनरल साहब के इस ऐलान के बाद। जी देखें आशफी साहब, ये जो जनरल साहब हैं ये कोई मामूली जनरल नहीं थे, ये डीजी आईएसआई थे। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फौज के अंदर उनकी कितनी अहमियत थी। और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने इमरान खान साहब की हमायत का ऐलान किया है, उससे पता चलता है कि फौज के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत जिस तरीके से एक साजिश के जरिए गिराई गई, उसके खिलाफ किस किस्म का सेंटिमेंट है और इसी तरह इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ किस किस्म के जज्बात हैं। अब ये जो हाशमी साहब जनरल ज़हीरुल इस्लाम हैं, ये मेरे इलाके के भी हैं, मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता भी हूँ। मटोर के ये रहने वाले हैं, मटोर मेरा ज़ाहिर है कि इलाका भी है। और इसके अलावा बतौर सहाफ़ी मेरी इनसे कई मरतबा मुलाकात भी हुई है और एक मरतबा तो शाहिद खाकान अब्बासी जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनके घर पर भी मेरी एक जनरल ज़हीरुल इस्लाम से मुलाकात हो चुकी है। और जाहिर है कि शाहिद खाकान अब्बासी एक टाइम में प्राइम मिनिस्टर भी रहे। तो मैं जनरल ज़हीरुल इस्लाम की जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो शख्सियत है, उसको भी जानता हूँ। बतौर सहाफ़ी उनसे 2-3 मरतबा कुछ सवालात भी कर चुका हूँ। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने कैमरों के सामने, यानी ये नहीं है कि ये कोई ज़राए से खबर उन्होंने लीक करवाई हो या ऐसा हो कि किसी अखबार के अंदर किसी सोर्स को कोट करके कोई तज्जिया नुमा खबर लगी हो, बल्कि उन्होंने कैमरों के सामने इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये कहा कि उनकी हमायत करना इस वक्त मुल्क को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर वो डीजी आईएसआई भी ऐसे नहीं कि कोई 90s के दौर में वो डीजी आईएसआई रहे हों। जब इमरान खान साहब सियासत में फ़ाल हो चुके थे, उस वक्त वो डीजी आईएसआई थे, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। और हाशमी साहब, डीजी आईएसआई के ओहदे पर जो भी लेफ्टिनेंट जनरल इस ओहदे पर फायज होता है, उसके मुतल्लिक पाक फौज के अंदर और आम तौर पर भी यही तासुर होता है कि वो एक बड़ा हाई प्रोफाइल जनरल होता है, उसका एक बड़ा जबरदस्त किस्म का करियर होता है।
तो इस पूरी सूरत हाल में आप ये कह सकते हैं कि अब जनरल जहीरुल इस्लाम ने भी हाईएस्ट लेवल पर, चूंकि वो DGISI भी थे, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से वो रिटायर हुए थे, तो हाईएस्ट लेवल के ऊपर अब ये जाहिर हो गया है कि फौज के अंदर भी इमरान खान साहब की हमायत के लिए किस किस्म के जज्बात हैं। क्योंकि अगर आप ट्विटर देखें तो जनरल हारून असलम, उन्होंने कंटिन्यूसली ट्वीट्स किए हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ, शहबाज शरीफ को एक इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर भी कहा, और यहां तक उन्होंने कहा, जनरल हारून असलम जो कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में अदालत ने भी एक बहुत घिनौना किस्म का किरदार अदा किया। इस किस्म के अल्फाज थे। फिर आप देखें जनरल गुलाम मुस्तफा, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए, यानी ये कोई मामूली जनरल नहीं है। ये सारे ऐसे जनरल्स हैं जो कि बड़े हाई प्रोफाइल जनरल थे, और इनमें जनरल गुलाम मुस्तफा तो एक ऐसे जनरल हैं जिनका नाम खुद ISPR ने रिकमेंड भी किया था कि जब कोई दिफाई मामलात हों तो जिन जनरल्स के तज्जिए टीवी पर लेने चाहिए, उनमें एक नाम जनरल गुलाम मुस्तफा का भी था। तो जनरल गुलाम मुस्तफा का आप ट्विटर अकाउंट अभी हमारे व्यूअर्स उठाकर देखें और फिर उनको पता चलेगा कि किस तरीके से जनरल गुलाम मुस्तफा ने इस तरह के भी ट्वीट्स किए हैं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान को श्रीलंका के हालात की जानिब लेकर जा रही है। बल्कि एक ट्वीट में तो हाशमी साहब उन्होंने यहां तक कह दिया है कि मुश्किलात के ब्लैक होल में धकेल रही है। ये इंपोर्टेड हुकूमत शहबाज शरीफ की पाकिस्तान को मुश्किलात के ब्लैक होल में धकेल रही है। ब्लैक होल जाहिर है कि हमारे सारे व्यूअर्स को तकरीबन पता होगा, और जिन व्यूअर्स को नहीं पता उनके लिए हम मुख्तसरन बता दें कि ये जो कहकशाओं में जो हमारी एक यूनिवर्स है, इसमें ब्लैक होल की गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसके अंदर कितनी गहराई है, और हर चीज को ये ब्लैक होल जो हैं अपने अंदर खींच लेते हैं ग्रेविटी के जरिए। तो उसके आप कह सकते हैं कि मुकाबिल एक तमसील उन्होंने पेश की कि पाकिस्तान को ऐसी मुश्किलात में ये इंपोर्टेड हुकूमत लेकर जा रही है। फिर आप देखें जनरल एजाज ऐवान, वो किस किस्म के बयानात दे रहे हैं, बाकायदा टीवी पर आकर भी और फिर ट्वीट्स भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये सारे जो जनरल्स हैं जो कि अब डिसिप्लिन के पाबंद नहीं हैं, अगरचे इनमें से कुछ जनरल्स को पैगामात पहुंचाए गए हैं, और खुद ISPR की जो एक स्टोरी थी उसके मुताबिक जनरल्स को पैगामात भिजवाए गए। कुछ ने अपनी ओपिनियन के ऊपर इस तरह से नजरसानी की कि अब वो अपनी ओपिनियन का इजहार खुलकर नहीं करेंगे, यानी ट्वीट्स वगैरह नहीं करेंगे, बयानात नहीं देंगे, टीवी पर आकर बात नहीं करेंगे। इसी तरह जनरल अमजद शुएब भी। तो ये सारे लोग इस वक्त शहबाज हुकूमत को कोस रहे हैं। ये सारे जनरल्स ये कह रहे हैं कि एक अमरीकी साजिश के नतीजे में शहबाज शरीफ की हुकूमत को मुसल्लत किया गया था। तो ये सारे जनरल्स तो हाशमी साहब गलत नहीं हो सकते। और इसमें अहम बात यह है कि ये जो सारे जनरल्स हैं ये कोई एक ही स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक नहीं रखते, ना ही ये ऐसा है कि इनका कोई अपना एक ही सोशल क्लब है और एक ही किसी सोशल क्लब के या ये हिस्सा है, ऐसा नहीं है। ये मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बात पर इनका कंसेंसस है कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा कर पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की गई, और इस बात पर भी इनका कंसेंसस है कि एक अमरीकी साजिश हुई थी। एक बड़ा अहम नाम जो अब मुझे याद आ गया वो है जनरल लोधी का। आप देखें कि जनरल लोधी भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए, पाकिस्तान में डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे, और इंतहाई काबिल जनरल समझे जाते थे, बड़ा उनका प्रोफाइल है। वो ये कहते हैं कि अगर TOR मुझे दे दिए जाएं कि इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश हुई थी या नहीं हुई थी, क्या ये बैरूनी साजिश थी या नहीं थी, और कैमरों के सामने कहते हैं, एक प्रोग्राम में कहते हैं कि अगर इसके ऊपर कमीशन बने और TOR बनाने का काम मुझे दे दिया जाए या उस कमीशन का सरबराह मुझे बना दिया जाए, तो मैं 7 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर साबित कर सकता हूं कि ये 100% बैरूनी साजिश थी, ये 100% रजीम चेंज ऑपरेशन था। तो अब आप बताएं कि अगर जनरल्स जो कि अपनी फौज के साथ हमेशा मुखलिस रहे,
जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फौज को दी, वो किस तरीके से कोई गलत बयानी कर सकते हैं एक ऐसे मामले पर जिसमें फौज की जानिब भी सवालात उठते हैं, लोग फौज से और इदारों से भी सवालात करते हैं। तो ये हाशमी साहब, आप ये कह लें कि एक मोहर सख्त हो गई है, ये जिस तरीके से जनरल्स इस वक्त बयानात दे रहे हैं। और दूसरा, आप फिर थोड़ा सा निचले लेवल पर आ जाएं, आप देख लें कि कितने ज्यादा मेजर जनरल्स हैं जिनकी फिर पेंशन्स भी रोकनी पड़ी, वो भी इमरान खान साहब की हमायत में खुलकर सामने आ चुके हैं। फिर उनके नीचे मेजर रैंक के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ब्रिगेडियर रैंक के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इसी तरह जो रिटायर्ड सिपाही हैं, तो उनके जो सेंटिमेंट्स हैं और जिस तरीके से वो इमरान खान साहब की हमायत का ऐलान कर रहे हैं खुलकर, उससे पता ये चलता है कि फौज के अंदर भी शहबाज हुकूमत की एक्सेप्टेंस नहीं है। और हाशमी साहब, डीजी आईएसपीआर की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, आपको भी पता होगा कि जो एक ब्रीफिंग थी, जनरल फैज हमीद ने ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली मर्तबा गए थे वजीरिस्तान, तो जनरल फैज हमीद ने बतौर कोर कमांडर पेशावर उन्होंने ब्रीफिंग दी। वहां पर डीजी आईएसपीआर जनरल बाबर इफ्तिखार भी मौजूद थे, दीगर जो फौजी अफसरान हैं आला वो भी वहां पर मौजूद थे। और वहां से जो एक वीडियो वायरल हुई और एक डीजी आईएसपीआर की तस्वीर वायरल हुई, उसको देखकर साफ पता चलता है कि हमारे जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके शोल्डर्स डाउन थे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही थकी हुई, और आप कह लें कि एक तरह से शहबाज शरीफ के लिए एक्सेप्टेंस ना होने का इजहार कर रही थी। अगर आप वो वीडियो देखें, हमारे व्यूअर्स भी जाकर ट्विटर पर या गूगल पर सर्च कर सकते हैं उस ब्रीफिंग की वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा लगता है कि हमारे जो फौजी अफसरान हैं, फौजी क़यादत है, उनमें भी शहबाज शरीफ के लिए बतौर प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इस पूरी सूरत हाल में जब अवाम भी शहबाज शरीफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जब ये करप्ट टोला, इसकी करप्शन अदालतों में साबित हो चुकी है, इनके मुतल्लिक तासुर है और ये हकायक पर मबनी तासुर है कि 30 साल में इन्होंने मुल्क में सिर्फ लूट खसूट की, मुल्क को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया गया इनकी जानिब से। तो उसके बाद जब लोग भी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि आप अगले इलेक्शन की जानिब बढ़ें ताकि लोगों के शिकवे शिकायत भी खत्म हो, लोगों के ऊपर जो महंगाई का कहर नाजिल किया गया है उससे भी लोगों की बचत हो, और फिर लोग इदारों से, फौजी क़यादत से और डीजी आईएसपीआर से, खास तौर पर डीजी आईएसपीआर को ट्विटर पर टैग कर करके सवालात ना पूछें, क्योंकि आप किस किस को खामोश करवाएंगे। अब तो आपके साबिक डीजी आईएसआई ने कह दिया कि इमरान खान साहब की हमायत करना बहुत जरूरी है। तो अब आप बाकी आम जो पाकिस्तानी हैं या आम जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं, उनसे क्या शिकवा कर सकते हैं या उनके मुतल्लिक ये कैसे कह सकते हैं कि वो फौज के खिलाफ कोई मुहिम चला रहे हैं या वो फौज के खिलाफ कोई मंसूबा बंदी के जरिए कोई खुदा ना खास्ता कैंपेन कर रहे हैं? कोई भी फौज के खिलाफ मंसूबा बंदी के तहत कोई कैंपेन नहीं हो रही। लोग सवालात जरूर कर रहे हैं इदारों से और फौज से, और सवालात इसलिए कर रहे हैं कि सवालात हमेशा उनसे किए जाते हैं जिनसे आपकी तवक्कुआत होती हैं। तो बहुत सी तवक्कुआत हमारी फौज से रही है, यानी हमारी अवाम की, और ये वही लोग हैं कि जब इस फौज के ऊपर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज बदतरीन इल्जामात लगा रहे थे, इस फौज को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश कर रहे थे, इस फौज के खिलाफ हाशमी साहब जनरल राहिल शरीफ ने बताया था कि तारीख की बदतरीन साजिश नून लीग ने की थी, यानी परवेज रशीद ने, तारिक फातमी ने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में की थी। फिर जनरल बाजवा ने आकर तारिक फातमी के खिलाफ भी कार्रवाई करवाई थी, और जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे जब जनरल आसिफ गफूर ने बतौर डीजी आईएसपीआर डॉन लीग्स की इंक्वायरी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस पर मशहूर जमाना नोटिफिकेशन रिजेक्टेड का ट्वीट किया था। आपको याद होगा। तो उस वक्त आर्मी चीफ कौन था? आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा। उस वक्त फौज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेरे सदारत और उनकी जेरे क़यादत इस बात पर मुतमईन नहीं थी कि फौज के खिलाफ जो डॉन लीग्स की सूरत में साजिश हुई थी उसकी फेयर तहकीकात नहीं हुई थी, इसलिए ट्वीट करके बाकायदा उस तहकीकात को रद्द किया गया था।
तो जिन लोगों ने इतनी साजिशें की फौज के खिलाफ, जो करप्ट भी हैं, जो अवाम को पसंद भी नहीं है, और फिर सारे आपके इस वक्त सर्विस भी ये बता रहे हैं कि 66% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि फौरन इलेक्शन हो, तो फिर क्या वजह है, क्या खौफ है, वो बताएं कि क्यों नहीं अगले इलेक्शन की जानिब ये इंपोर्टेड हुकूमत बढ़ती और ये जो हमारे फौजी एस्टेब्लिशमेंट है या फौजी क़यादत है, ये अगले इलेक्शन के लिए अपना असर और रसूख क्यों नहीं इस्तेमाल करती। राय साहब, दूसरी खबर उस जासूस के हवाले से है जो बनी गाला में 6 बरस रहा और जो ताकतें चाहती हैं कि बनी गाला के अंदर से कोई ऐसी ऑडियो बाहर निकले, कोई ऐसी वीडियो बाहर निकले ताकि वो शख्स जो झुका नहीं, जिसे तोड़ा नहीं जा सका, जिसे गिराया नहीं जा सका, उसे ब्लैकमेल किया जा सके। और इस शख्स को प्लान किया गया। अब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं 2 हैं। कल इसे पकड़ा गया और फिर यही हमने देखा कि इसे मीडिया के सामने भी पेश कर दिया गया है, क्योंकि बाज़ लोग ये कह रहे थे कि शायद कोई ऐसा किरदार मौजूद नहीं है और शायद ये शहबाज गिल साहब का कोई शोशा है जो छोड़ा गया और पाकिस्तान के एक आध मीडिया के अलावा सिर्फ उसने रिपोर्ट किया, बाकी किसी मीडिया ने इसे रिपोर्ट भी नहीं किया कि बनी गाला के अंदर 6 बरस क्या होता रहा। राज साहब, डिटेल्स हैं आपके पास, इस्लामाबाद में आप बैठे हुए हैं और बड़ी गहरी नजर रखी हुई है आपने बनी गाला के अंदर भी बाहर भी। बताएं हमें कि ये शख्स कौन है, इसकी उम्र कितनी है, किसके लिए काम करता है, पैसे कहां से मिले, कितने पैसों का वादा किया गया और ये डिवाइस लेकर गया था। ये बड़ी ऐसा लग रहा है कि शायद कोई हम जासूसी फिल्म देख रहे हैं, ट्रेलर देख रहे हैं, कोई शख्स अपनी आप बीती जो है वो सुना रहा है। अगर आप जो मीडिया के सामने जो पेश किया गया इस शख्स की आवाज सुने और इसके अल्फाज सुने कि ये क्या कह रहा है, तो ऐसा भी ये शख्स कौन है और कौन सी ताकतें थी जो चाहती थी इमरान खान के कमरे तक पहुंचना, और राज जो उस कमरे में ऐसे कौन से होंगे जो चाहते हैं कि वो पूरी कौम के सामने आए और उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। देखिए आशमी साहब, तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है इस मामले पर और जिस किस्म के बयानात दिए हैं, खास तौर पर चूंकि शहबाज गिल चीफ ऑफ स्टाफ हैं इस वक्त इमरान खान साहब के, जैसे इससे पहले नईमुल हक मरहूम थे, तो शहबाज गिल ने जिस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए हैं वो बड़े मानीखेज किस्म के स्टेटमेंट्स हैं और उन स्टेटमेंट्स में वो ये कहते हैं कि घरों का तकद्दुस और घरों का जो एहतराम है ये बाकी रहने दें और हमारे लोगों को बुला बुलाकर, यानी ये 2 फिक्रे वो एक ही वक्त में बोल रहे हैं, 2 जुमले एक ही वक्त में बोल रहे हैं, तो इन दोनों जुमलों को एक साथ पढ़ने की जरूरत है। और जब आप इन दोनों जुमलों को एक साथ पढ़ते हैं तो आपको कुछ समझ आ जाता है कि ये जो जासूस था ये किसके लिए जासूसी करने की कोशिश कर रहा था या इसको मुमकिना तौर पर किसने लॉन्च किया था। तो शहबाज गिल ये कहते हैं कि घरों का तकद्दुस बरकरार रहने दें और हमारे लोगों को दफातर में बुला बुलाकर धमकाया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है। तो इसमें अगर तो ये राना सनाउल्लाह बुला बुलाकर दफातर में लोगों को हिरासा करवा रहे होते, यानी FIA या दीगर इदारे जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं, तो शहबाज गिल तो मेरा ख्याल है कि लिख देते और मेंशन कर देते कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के जो इदारे हैं वो हमारे लोगों को बुला बुलाकर हरासा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि शहबाज गिल का ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर भी एक खबर छुपी है। दूसरा आशमी साहब, ये बहुत अहम बात है कि आखिर वो लम्हा कौन सा था और वो कौन सी तारीख थी जब इस मुलाजिम को ये असाइन किया गया और जब इसे कहा गया कि आपने एक बगिंग डिवाइस जो है वो खान साहब के कमरे के अंदर लगानी है। और अब तो हाशमी साहब हम सब जानते हैं कि ऐसी बगिंग डिवाइसेस भी मौजूद हैं कि जो ना सिर्फ आपकी ऑडियो को बग कर लेती हैं बल्कि एट अ टाइम उनके अंदर जो माइक्रो कैमरास हैं वो भी लगे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो कमरे के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी वीडियोस भी कैप्चर कर सकती हैं। तो ये तो एक बड़ा हसास मामला है। इसमें मजीद तहकीकात उस सूरत में हो सकती थी कि जब आप ये कहें कि एक ऐसी हुकूमत होती जो कि ये ऐलान करती कि ठीक है इतना बड़ा इल्जाम आ गया है, हम इसकी शफाफ तहकीकात करेंगे। लेकिन क्या राना सनाउल्लाह के जेर सदारत जो इंटीरियर मिनिस्ट्री काम करती है, जो उनके जेर सदारत पुलिस काम करती है,
क्या वो इस पूरे मामले की शफाफ तहकीकात करेगी? ये हम सबको पता है कि वो कभी भी इस मामले की शफाफ तहकीकात नहीं करेंगे। लेकिन ये मामला इसलिए बहुत हसास है हाशमी साहब कि ये किसी आम शख्स की जासूसी नहीं की जा रही थी। यानी ये जो जासूसी की कोशिश की गई, ये एक ऐसे शख्स की जासूसी की कोशिश की गई जो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा। अच्छा, अब अगर उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इख्तलाफात हैं और इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जाहिर है कि खान साहब का एक नैरेटिव है, लेकिन खान साहब के मुतल्लिक कोई भी ऐसा मवाद जो किसी भी हवाले से नामुनासिब मवाद कहलाया जाए, उसमें हसासियत यह है कि खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो किसी ने, जिसने भी ये बगिंग डिवाइसेस वहां पे लगवाने की कोशिश की हैं, उसने रियासत पाकिस्तान का जो एक एहतराम, एक वकार, एक तकद्दुस होना चाहिए, उसका भी ख्याल नहीं रखा। यानी खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनकी जाती जिंदगी के हवाले से, उनकी जाती जिंदगी के जो मामलात हैं उनको बग करने की कोशिश की गई है। उनकी मुबैना तौर पर कोशिश तो यही होगी कि उनका जो कमरा था वहां पर उनकी कोई वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड की जाएं, उनकी जो ऑडियोज हैं, निजी सतह की जो गुफ्तगू है या निजी जो मामलात हैं उनको बग किया जाए। तो ये तो बड़ी ही, आप कह सकते हैं कि शर्मनाक किस्म की हरकत है। और इसमें होना ये चाहिए कि चूंकि इस वक्त एक तासुर ये भी बना हुआ है और बहुत से लोग ये तासुर बनाकर बैठे हुए हैं कि ये जो पूरा काम है इसके पीछे इंपोर्टेड हुकूमत भी हो सकती है और इंपोर्टेड हुकूमत ये तासुर देती है कि इसके पीछे इदारे भी हो सकते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में होना तो ये चाहिए कि आईएसआई एक इनिशिएटिव ले, फौज की सतह पर यह इनिशिएटिव लिया जाए और फौज ये कहे कि इस मामले की हम मुकम्मल तौर पर शफाफ तहकीकात करवाएंगे। DGISPR एक स्टेटमेंट दें, क्योंकि यही जो फौज थी, इसी फौज ने यह कहा था कि फौज एक आईनी इदारे के तौर पर एक आईनी हुकूमत के मातहत काम करेगी। ये फौज का स्टेटमेंट जो है खान साहब के दौर में भी आता रहा और अब भी एक स्टेटमेंट इसी किस्म का आया है। तो DGISPR अगर ये कहते हैं कि अगर खान साहब को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी तो बतौर साबिक प्राइम मिनिस्टर फौज उनको भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेगी, ये उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था। तो ये मामला भी बराह रास्त उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर उनके कमरे में बगिंग डिवाइसेस लगाने के लिए उनके मुलाजमीन को ब्लैकमेल करके या लालच देकर हायर किया जा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि खुदा न खास्ता खान साहब के कमरे में कोई ऐसी डिवाइस भी लगाई जा सकती है जो कि धमाका खेज हो, या खान साहब की जान को नुकसान पहुंचाने के लिए भी वहां पे कोई आला नस्ब किया जा सकता है, कोई डिवाइस लगाई जा सकती है। तो यह मामला बराह रास्त इमरान खान साहब की सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है। तो इस पूरी सूरत हाल में ये जो सारी कंफ्यूजन है, इसको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि फौज कहे कि हम भी इस मामले की तहकीकात में पूरा ताउन करेंगे। और जाहिर है कि हमारी जो ISI है उसके मुतल्लिक हम सब कहते हैं, हम सब जानते हैं और ये हम बहुत अरसे से कहते आए हैं कि एक बड़ी फाल किस्म की हसास खुफिया एजेंसी है। तो ISI को भी सिविल इदारों के साथ मिलकर इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए। और ये इसलिए बहुत जरूरी है कि राना सनाउल्लाह के अंडर जो पुलिस काम कर रही है, इसके ऊपर तो कोई भी एतमाद नहीं कर सकता। राज साहब, खान साहब अब खुद निकल पड़े और इनकी बुनियादी वजह यह थी कि ज़िमनी इंतखाब पंजाब के अंदर इसकी एक बड़ी अहमियत है और 4 जगहों पर उन्होंने कल खिताब किया और कुछ इंकशाफात किए और कुछ सवालात किए हैं। और ये इंकशाफात क्या हैं और क्या सवालात हैं, ये हम अपने सुनने वालों के सामने रखते हैं। और ज़िमनी इंतखाब की अहमियत है, इसीलिए खान साहब ने खुद निकलने का फैसला किया। खान साहब ने अपने खिताब में राज साहब 4 जगहों पर क्या कहा? ऑब्वियसली वो लोगों को लोटों के हवाले से एक आगही मुहिम चला रहे थे कि लोटा किस तरह अपनी जमात को छोड़कर और दूसरी जमात में चला जाता है और उसका बुनियादी मकसद क्या है, पैसा है, इक़्तिदार में आना है और इम्पोर्टेड हुकूमत का जिस तरह साथ दिया एक मुंतखब हुकूमत को गिराकर। खान साहब ने क्या कहा? वो ये कहते हैं कि अगर पुलिस ने गलत काम किया तो लोग सारी जिंदगी IG पंजाब पर उंगलियां उठाएंगे। आपने भी इशारा दिया कि राना सनाउल्लाह साहब बाकायदा पुलिस को इस्तेमाल करेंगे। लोटे ज़मीर बेचकर अपने हल्के के अवाम
की तौहीन करते हैं, नोटों को शिकस्त देना फर्ज है, ये ज़िमनी इंतखाब में कामयाब नहीं होंगे। फिर यह भी कहा गया कि बड़े बड़े लुटेरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुशर्रफ ने इन सारों को की चोरी माफ की, एनआरओ दे दिया। जब इनका एहतसाब होता है ये बाहर भाग जाते हैं। पहले जब इनका एहतसाब होने लगा तो ये दोनों सऊदी अरब भाग गए, यानी जिक्र हो रहा है बड़े भाई का, छोटे भाई का, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का। इस बार जब एहतसाब होने लगा, नवाज शरीफ उनका समधी बेटा भी बाहर भाग गया। 30 साल तक दोनों खानदानों ने मुल्क पर हुकूमत की और मुल्क को लूटा। आज मुल्क की मईशत नीचे और महंगाई आसमान पर है। क्या यह हुकूमत महंगाई कम कर सकेगी, मईशत संभाल सकेगी? शहबाज शरीफ ने स्पीड से महंगाई की और स्पीड से मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि उन्होंने आते ही एनआरओ टूल लेना था, जो ले लिया। 1100 अरब रुपए का डाका डाला गया। अब राय साहब किसी से नहीं पूछा जाएगा कि 1100 अरब कहां गए, और कोई सवाल भी ये नहीं करेगा। ये कौम साजिश करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन सबसे अहम सवाल और सबसे अहम इंकिशाफ, राजा साहब, खान साहब ये कहते हैं कि ये सिर्फ एम्पायर को साथ मिलाकर इलेक्शन जीत सकते हैं, इसके अलावा कोई सूरत नहीं है कि ये तमाम जमातें मिलकर इलेक्शन जीत सकें। एम्पायर उनके साथ हैं, एम्पायर एक नहीं है, कई एम्पायर उन्होंने जो इशारा करवाया कि बहुत सारे ऐसे एम्पायर हैं जो इनके साथ हैं। पैसा भी चल रहा है, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, इसके बावजूद हम उन्हें शिकस्त देंगे। और मैंने ये चारों जो खिताब थे उनके सुने भी। उन्होंने भारत की भी एग्जाम्पल दी जहां पर एम्पायर न्यूट्रल नहीं होते थे और खान साहब जीत कर आ जाते थे। यही मॉडल उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा है। राय साहब, एम्पायर्स का जिक्र हो रहा है और एक नहीं कई एम्पायर हैं जो मिल चुके हैं इंपोर्टेड हुकूमत के साथ। देखें हाशमी साहब, इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो बतौर वज़ीर आज़म आखिरी रात थी, यानी जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पर ज़बरदस्ती वोटिंग करवाने का हुक्म आया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के इजलास की तारीख भी खुद बताई थी और यह भी बताया था कि इस टाइम तक हर सूरत में वोटिंग हो जानी चाहिए। तो जो आखिरी रात थी इमरान खान साहब की बतौर प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो जब वो वहां से निकलने लगे तो उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा था, और वो जुमला खान साहब का ये था कि कहीं आप देख लें कि इस निज़ाम के अंदर कोई इदारा या कोई अहम शख्स ऐसा तो नहीं रह गया जो मेरे खिलाफ काम ना कर रहा हो। यानी पूरा निज़ाम और इस निज़ाम की तमाम अहम शख्सियात खान साहब को पता था कि उनके खिलाफ काम करना शुरू हो गई हैं। और इस वक्त भी हाशमी साहब, एक तरफ इंपोर्टेड हुकूमत, उसके साथ इलेक्शन कमीशन, इनडायरेक्टली अदलिया का साथ, एक भरपूर किस्म का तासुर के इस्टेब्लिशमेंट भी इंपोर्टेड हुकूमत के साथ मौजूद है, पुलिस, इसी तरह जो ज़ैली इदारे हैं इलेक्शन से रिलेटेड, वो सारे के सारे इस इंपोर्टेड हुकूमत के साथ खड़े हैं और खान साहब को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद नताइज क्या आ रहे हैं? क्यों खान साहब ये कहते हैं कि ये 14 जमातें मिलकर भी तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सकती? आप देख लें कि जो 2 सर्वेज आए हैं उनसे नताइज का पता चल गया है कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो, अगर इलेक्शन कमीशन जो कि नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक सियासी पार्टी का किरदार अदा करता रहा तहरीक इंसाफ के खिलाफ, अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, तो 2 ऐसे सर्वेज जो कि ऐसी तंजीमों की जानिब से आए जिनके ऊपर मुस्लिम लीग नून हमेशा से भरपूर एतमाद का इजहार करती रही, वो दोनों सर्वेज ये बताते हैं कि इस वक्त खान साहब की अकेले, यानी सिर्फ खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो 66% के करीब है, और बाकी 14 जमातों की जो कलेक्टिव जो पॉपुलैरिटी है, 14 जमातों की मिलाकर जो मकबूलियत है वो 34% पर खड़ी है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये पॉपुलैरिटी साफ शफाफ इलेक्शन की सूरत में नताइज के अंदर, इंतखाबी नताइज के अंदर ट्रांसलेट हो जाए शफाफ तरीके से, तो फिर अगर आज इलेक्शन हो जाए, कल इलेक्शन हो जाए, 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर इलेक्शन हो जाए, शफाफ इलेक्शन हो जाए, तो खान साहब 66% से ज्यादा वोट और 66% से ज्यादा सीट्स वो कौमी असेंबली में ले लेंगे। अब 66% का मतलब यह है कि 2/3 मेजॉरिटी,
और 2/3 अक्सरियत का मतलब ये होगा हाशमी साहब कि खान साहब को जिस तरह के समझौते पिछले दौर में काफ लीग की वजह से करने पड़े, एमकेएम की वजह से करने पड़े, बाप जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिनका बाप कहीं और है और जिनके मुतल्लिक सब कहते हैं, खुद हमारे जो ये फौजी अफसरान हैं वो भी हंसते हैं जब इस पार्टी का नाम लिया जाता है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप। तो इनकी वजह से जो कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, इसी तरह जीडीए की वजह से, तो वो तमाम कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो आप अंदाजा करें कि इतने समझौतों के बावजूद अगर खान साहब मुल्क को इतना आगे ले गए थे कि 5.97% पे वो ग्रोथ रेट भी लेके आ गए थे, एक दिवालिया होती हुई मैशत जो उनको मिली थी उसको इतने जबरदस्त तरीके से उन्होंने एक्सेल भी कर लिया था, जो एक्सपोर्ट्स थी वो रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई थी, जो आपके फॉरेन रिजर्व्स हैं वो रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए थे, करंट डेफिसिट आपका कम से कमतर होता चला जा रहा था। तो आप इमेजिन करें कि अगर खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए, खान साहब ने सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने, आप देख लें कि FATF जैसे चैलेंज से भी इस रियासत को निकाल लिया। कानून साजी में बहुत मुश्किलात थी, तो अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए तो खान साहब की क़यादत में कितना पोटेंशियल है इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए। लेकिन असल खौफ ही ये है कि पता है कि ये 14 जमातें मिलकर भी खान साहब को हरा नहीं सकती, क्योंकि असल में हाशमी साहब पहले तो इनके खिलाफ गुस्सा था, ये 14 जमातों के खिलाफ लोगों में सिर्फ गुस्सा था, लेकिन अब हालात जिस किस्म की इन्होंने महंगाई की है उसके बाद ये गुस्सा अब नफरत में बदल गया है, शदीद तरीन नफरत में बदल गया है। इस वजह से ये अगर इलेक्शन समझते हैं कि हम थोड़ा डिले करके अपनी कोई पॉपुलैरिटी को संभाल लेंगे तो ये इनकी भूल है। ये 66% से खान साहब की पॉपुलैरिटी 70%, 75% पर चली जाएगी। और हाशमी साहब ये जो बाकी 34% लोग भी हैं, ये भी ये नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून के हैं, ये नहीं है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के हैं, ये भी 14 जमातों के मिलाकर ये लोग नजर आ रहे हैं। और जाहिर है कि ये 14 जमातों के जो वोट हैं ये इकट्ठे एक ही उम्मीदवार को तो नहीं डलेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर अभी इलेक्शन हो तो खान साहब को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री इलेक्शन में मिलेगी। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, आज का शो था हमारा, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।